नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी को डबल झटका लगा है। जालंधर के सांसद सुशील कुमार रिंकू और जालंधर पश्चिम से विधायक शीतल अंगूराम बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने दिल्ली हेडक्वार्टर में बीजेपी की सदस्यता ली है। आपके लिए बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि पार्टी ने सुशील कुमार रिंकू को जालंधर सीट से दोबारा उम्मीदवार बनाया था। बता दें कि बीजेपी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी, वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी यहां गठबंधन नहीं की है। तो शीतल अंगूराम ने बीजेपी का दामन थामा है। साथ ही बता दें कि आम आदमी पार्टी के एकमात्र सांसद सुशील कुमार रिंकू ने भी आज कमल का दामन थामा है। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जहां शराब नीति मामले में अभी जेल में है, वहीं पार्टी को दो बड़े झटके लगे हैं। सांसद सुशील कुमार रिंकू ने बीजेपी का दामन थामा है। साथ ही शीतल अंगूराम जो कि विधायक हैं, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं शराब नीति केस में बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी और रिमांड से दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब मांगा है। इस मामले में अब 3 अप्रैल को सुनवाई होगी। उधर 28 मार्च को केजरीवाल की रिमांड अवधि खत्म हो रही है। इस मामले में गुरुवार को राउजी एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके अलावा केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर भी गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट के एससीजी मनमोहन की डिविजनल बेंच में सुनवाई होनी है। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज भी हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। साथ ही आपको बता दें कि कल अरविंद केजरीवाल की रिमांड की अवधि खत्म हो रही है, जिसको लेकर अंतरिम जमानत पर कल फैसला आना है। वहीं जेल से सरकार चलाने को लेकर भी मामले में कल सुनवाई की जा सकती है। साथ ही आपको बता दें कि आज जस्टिस स्वर्णकांता दास की बेंच ने आज पूरे मामले की सुनवाई की और इस दौरान ईडी को 2 अप्रैल तक का समय दिया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चुनावी श्रृंखलात के लिए मथुरा पहुंची, जहां पहले उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में दर्शन किया और पूजा अर्चना के बाद अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत की। सीएम ने प्रबुद्ध सम्मेलन में भाग लिया और सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोगों से हेमा मालिनी के लिए वोट करने की अपील की। वहीं सम्मेलन को सांसद हेमा मालिनी ने भी संबोधित किया है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा पहुंची, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पूजन किया और सीएम योगी ने आज से चुनावी प्रचार की शुरुआत की है। मथुरा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया और इस दौरान की तस्वीरें हैं। इस दौरान सांसद हेमा मालिनी के लिए वोट करने की लोगों से अपील की है। साथ ही हेमा मालिनी भी इस दौरान मौजूद रही हैं। तो आज मथुरा पहुंचे थे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लिया और फिर लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। बता दें कि आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन में इन्होंने शिरकत किया है और इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया और साथ ही इस दौरान सांसद हेमा मालिनी भी मौजूद रही हैं। वहीं बस्तर से कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी और विधायक कवासी लखमा पर हुई एफआईआर पर बीजेपी उन पर लगातार हमला कर रही है। वहीं बीजेपी के सियासी बयानों पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी द्वेषपूर्ण और भेदभाव करने वाली राजनीति करती है। उन्हें प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है, इसलिए दूसरों को नीचा दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी जो है द्वेषपूर्ण और भेदभावपूर्ण कार्यवाही करती है हमेशा, और उनको प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है, इसलिए इस तरह के कामों को अंजाम देते हैं और दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। प्रजातंत्र में सबको समान अवसर, सबको समान काम करने का अवसर मिलना चाहिए। ये सरकार का भी काम है और निर्वाचन आयोग का भी काम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रजातंत्र में विश्वास ही नहीं है, इसलिए इस तरह के काम कर रहे हैं।
अमरोहा में समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। यहां सपा समर्थकों ने कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली का बैठक में विरोध किया, जिसके बाद सपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। दानिश अली के प्रत्याशी रहने पर सपा कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देने की धमकी भी दे दी। बता दें कि दानिश अली सपा कार्यालय में कांग्रेस और सपा नेताओं की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल दानिश अली 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा से चुनकर सांसद बने थे और बसपा ने आज उन्हें निष्कासित कर दिया, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और अब कांग्रेस ने उन्हें अमरोहा से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। जिसके बाद आज वह अमरोहा में सपा के दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान सपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नोकझोंक देखने को मिली। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी का लोकसभा क्षेत्र में लगातार विरोध हो रहा है। गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली का पुतला फूंका जा रहा है। ग्रामीणों में दानिश अली को लेकर भारी आक्रोश है। अमरोहा में प्रधानपति ने ग्रामीणों के साथ दानिश अली का पुतला फूंका है। गठबंधन से अमरोहा के लोकसभा प्रत्याशी दानिश अली के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां उनका विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। अतरासी जोया गजरौला का यह तस्वीरें हैं, जहां दानिश अली का पुतला फूंका जा रहा है। इंडिया गठबंधन के लोगों के द्वारा ही दानिश अली के प्रत्याशी बनाए जाने से सभी लोग नाखुश नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां के रामानुजनगर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव में मामा ने अपने भांजे की हत्या कर दी। दरअसल आरोपी मामा और मृतक भांजा एक दूसरे के पड़ोसी थे। दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी अचानक किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। मामा ने अपने भांजे पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई है। ग्राम दुर्गापुर में से सूचना मिला कि पड़ोसी ने पड़ोसी की हत्या कर दी है। सूचना की तस्दीक कर तत्काल स्टाफ के साथ मौके पर रवाना हुआ। जो घटनास्थल पहुंच के जानकारी हुआ कि मामा ने भांजे को रात को खाने में बुलाया था। जो रात को खाना पीना खा के किसी चीज़ को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ और मामा ने घर में रखे टांगे से भांजे ने गर्दन पे वार करके उसकी हत्या कर दी और रात को ही फरार हो गया। रायपुर के भाटा गांव क्षेत्र में एक युवक की 10 से ज्यादा चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया, जिस पर पुरानी बस्ती पुलिस लगातार पड़ताल में लगी हुई है। वहीं पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर मृतक मोहित सोनकर के हत्यारे को ढूंढ निकाला है। पुलिस ने एक नाबालिग को हिरासत में लिया था, जिसने अपना जुर्म कबूल कर बताया कि उसे नारायण साहू नाम के व्यक्ति ने हत्या करने को कहा था। नारायण साहू को गिरफ्तार करने पर पता चला कि मृतक मोहित शराब पीने का आदी था और नारायण से रोजाना शराब मांगा करता था और उसके पैसे को लूट लेता था, जिसे तंग आकर उसने हत्या करने की योजना बनाई थी। रायपुर में कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के खिलाफ बीजेपी ने निर्वाचन आयोग में शिकायत की। सांसद सुनील सोनी और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम की अगुवाई में बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल निर्वाचन आयोग पहुंचा और कवासी लखमा के नामांकन को रद्द करने की मांग की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कवासी लखमा ने चुनाव आयोग चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन और पैसे बांटकर मतदाताओं को लुभाने का काम किया है। वहीं बुलंदशहर खुर्जा के जैनित पब्लिक स्कूल में 17वां परिणाम दिवस और पुरस्कार वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बीजेपी विधायक मीनाक्षी सिंह ने श्रेष्ठ श्रेणी वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस दौरान 9 साल के अभिषेक कुमार को बीजेपी विधायक मीनाक्षी सिंह ने सम्मानित किया, साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना की।
तो खुर्जा के जैनित पब्लिक स्कूल में 17वां परिणाम दिवस और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया था, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें विधायक मीनाक्षी सिंह ने शिरकत की और इस दौरान सभी बच्चों को उन्होंने सम्मानित किया, उज्जवल भविष्य की कामना की। 9 साल के बच्चे को उन्होंने सम्मानित किया है। आपको बता दें कि उस दौरान की तस्वीरें हैं जब विधायक मीनाक्षी सिंह ने बच्चों को सम्मानित किया और उज्जवल भविष्य की कामना की है। Now, third topper is Divyanshi, daughter of Mr. Sonu Kumar, with percentage 97.75. Son of Mr. Bhagat Singh, with 98.37%. Mr. Avnish Solanki, with percentage 98.0. वहीं धमतरी शहर की 15 साल पुरानी बाईपास की मांग अब जाकर पूरी हुई है। बाईपास को अब आम लोगों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है। इसके साथ ही अब बस्तर रायपुर के बीच चलने वाले वाहनों को धमतरी शहर से होकर गुजरना नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ शहर में 60% गाड़ियां कम हो जाएंगी। इससे यहां के लोगों को और यातायात पुलिस को भी बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले बाईपास को चालू कर दिया गया था, लेकिन हाई टेंशन तार होने के कारण भारी वाहन का चलना मुश्किल हो रहा था। तो आपको बता दें कि 15 साल पुरानी बाईपास की मांग लोगों की पूरी हो चुकी है। लोगों के लिए अब बाईपास को पूरी तरीके से खोल दिया गया है। हालांकि इसको पिछले महीने ही खोला गया था, लेकिन हाई टेंशन तार होने के कारण भारी वाहन का चलाना मुश्किल हो रहा था। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि बाईपास के चलने से शहर में 60% गाड़ियां कम हो जाएगी और ट्रैफिक पुलिस को भी इससे आसानी होगी। बहुत बड़ी राहत है शहर के लिए। मैं खुद ही खुश हूं इसके लिए और धमतरी वासियों को बधाई देना चाहता हूं कि जो शहर में अनावश्यक इतना बड़ा ट्रैफिक का लोड था, लोगों को बहुत सारी असुविधा का सामना करना पड़ता था, उससे बड़ी राहत है। अब अंदर में जो भी जिसको भी जाना है, घूमना है, आसानी से वो खरीदारी कर सकते हैं, जा सकते हैं। बड़े वाहनों का दबाव कम होने से लोगों का जीवन सुरक्षित रहेगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नगीना प्रत्याशी ओम कुमार का नामांकन अपनी उपस्थिति में दाखिल कराया। वहीं बिजनौर से आरएलडी प्रत्याशी चंदन चौहान इससे पहले ही नामांकन पत्र दाखिल करा चुके थे। नामांकन के बाद डिप्टी सीएम ने नुमाइश ग्राउंड में आयोजित बीजेपी और आरएलडी की संयुक्त जनसभा को भी संबोधित किया है। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण के आखिरी दिन नामांकन भरने के दिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आरएलडी की संयुक्त जनसभा को संबोधित किया, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी और आरएलडी प्रत्याशी ने अपना नामांकन भरा है। वहीं सहारनपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने नामांकन सभा को संबोधित किया और राघव लखनपाल को अधिक से अधिक वोटों से जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ पीएम मोदी के नेतृत्व में ही एक विकासशील सरकार बन सकती है। सहारनपुर लोकसभा सीट पर लोकप्रिय प्रत्याशी राघव लखनपाल जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। विरोधियों की जमानत जब्त हो रही है। ये जीत माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है। सभी को मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ। सहारनपुर लोकसभा के सभी अपने मतदाताओं को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और भारी मात्रा में अधिनिर्मित तमंचे बरामद किए। साथ ही तमंचा बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि यहां लोकसभा चुनाव को लेकर तमंचे तैयार किए जाते थे और 3 से 4 हजार में ये तमंचे बेचे जाते थे। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, वहीं 2 आरोपी फरार हो गए। यह पूरा मामला मंसूरपुर के नहरवाई की खंडर कोठी का बताया जा रहा है, जहां अवैध तमंचे बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बदमाशों की कोशिश थी कि किस तरीके से चुनाव में
उपद्रव मचाया जाए, इसके लिए लगातार तमंचे बनाए जा रहे थे। 3 से 4 हजार रुपए में इन तमंचों को बेचा जाता था। वहीं वाराणसी पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जो बड़े बड़े अपार्टमेंट में चोरी करता था। बीते दिनों उसने कैंट थाना क्षेत्र के वरुणा गार्डन में चोरी की थी। पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा किया। वहीं आरोपी के पास से करीब 25 लाख के सोने के आभूषण और अन्य सामान बरामद किए हैं। बता दें कि पकड़ा गया चोर यूपीएससी की तैयारी करता था और वहीं मामले का खुलासा करने वाले पुलिस टीम को 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त और वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शर्मा का निधन हो गया। आपको बता दें कि 80 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है और वो पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज लखनऊ के चंदन अस्पताल में चल रहा था। ज्ञानेंद्र शर्मा झांसी के मूल निवासी थे। उनके निधन से पत्रकारिता जगत में शोक की लहर है। तो मुख्य सूचना आयुक्त ज्ञानेंद्र शर्मा का निधन हुआ है। आपको बता दें कि वो मुख्य सूचना आयुक्त रह चुके हैं, झांसी के मूल निवासी हैं। उनके निधन से पत्रकारिता जगत में शोक की लहर है। वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शर्मा ने 80 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली। झांसी के रहने वाले थे। मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर भी वह रह चुके थे। वहीं शहडोल संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी हिमाद्री सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला भी मौजूद रहे। इससे पहले नामांकन रैली के लिए जनसभा का आयोजन किया गया। सभा के बाद यहीं से रैली निकालकर हिमाद्री सिंह कलेक्ट्रेट पहुंची और नामांकन पर्चा दाखिल किया। तो हिमाद्री सिंह ने नामांकन अपना दाखिल किया है। आपको बता दें पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन था और इस दौरान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला भी उनके साथ मौजूद रही हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद वह सीधे जनसभा को संबोधित करने पहुंची। वहीं हरिद्वार लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत और निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार के बाद अब एक और निर्दलीय प्रत्याशी पवन कश्यप ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। पवन कश्यप हरिद्वार कलेक्ट्रेट पर अपना नामांकन दाखिल करने के बाद लक्सर पहुंचे और अपने चुनाव कार्यालय पर समर्थकों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि अब हरिद्वार की जनता परिवर्तन चाहती है और उसे युवा नेतृत्व की जरूरत है। वो तो जो है ये सब युवा यहाँ की जनता आने वाले 19 तारीख को ये बता देगी कि जो है निर्दलीय प्रत्याशी पवन कुमार क्या है। अपनी ताकत, इस जनता की ताकत से जो है हम लोग जीत करके आएंगे और दिल्ली की जो कुर्सी पर बैठ करके पवन को जो है यहाँ की जनता जो है सरताज मानेगी। और विकास के कार्यों में जो है युवा चेहरा है, अपने दिन रात एक करके जो है सड़क के निर्माण, स्कूलों का निर्माण, बिजली का निर्माण, ये सब करने में सफल रहेगा और सफलता की कुंजी पर पहुँचेगा। बनती है। लेकिन मेन क्या है, जब इन्होंने कहा था कि 35 लाख रोजगार दिए जा रहे हैं, वो रोजगार कहाँ हैं? जो ये समझिए नौकरियां निकाली गई थी, एक भर्ती निकाली जाती है नौकरी की, फार्म आ रहे हैं, लोग लाखों लोग फार्म को भर रहे हैं। उसके बाद में क्या रहे हैं, नौकरियां वो फार्म भर ही नहीं आ रहे हैं। जो फीस जा रही है वो कहाँ जा रही है? वो सरकार के खाते में जा रही है। वो जो बेचारा गरीब है 600 रुपये 700 रुपये फीस भर रहा है, वो कहाँ जा रही है? ना उनको वापस हो रही है। तो कितने फॉर्म देखिए कितने बेकार हो गए। तो उनका भी हिसाब देना पड़ेगा सबको कि वो सरकार जो नौकरियां निकाली है, नौकरी कहाँ है? युवा बेरोजगार है, कहाँ रोजगार मिला किसी को? अब कहते हैं राम मंदिर, देखिए राम जी हमारे देखिए पूजनीय भगवान जी है, लेकिन राम जी को नैया पार कराने वाले केवट जी थे, कश्यप समाज भी था। रामपुर लोकसभा सीट से सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल किया। अपने समर्थकों के साथ वो जिला कलेक्टर पहुंची, जहां उनके साथ तमाम वकील भी मौजूद रहे। आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था और आज पहुंचकर महमूद प्राचा ने निर्दलीय नामांकन भरा है। जय अम्बेडकर, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय पेरियार, जय भीम, जय भीम, जय फातिमा, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अरे मिंटू
ईवीएम का आंदोलन चल रहा है, जिसका मुझे मेन चेहरा या मेन सिपाही माना जाता है, वो पूरे ईवीएम के जो भी जितने भी लोग एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों ने ये पूरा सब ने मिलकर तय किया कि एक आदमी हमें ऐसा चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं सारी, उन्होंने सहयोग तो किया लेकिन सड़क पे आके सहयोग नहीं किया हम लोगों का। तो ये ईवीएम का आंदोलन जो है कहीं ये इस शोर शराबे में इलेक्शन के दब ना जाए। यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना के तहत लाइब्रेरी से 0 पॉइंट तक राष्ट्रीय राजमार्ग 707A को खोदकर पाइपलाइन बिछाई गई, जिसके बाद उस पर मिट्टी डाल दी गई और लगभग 2 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक सड़क की मरम्मत नहीं हो पाई है, जिसके कारण आम लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वाहनों की आवाजाही से धूल उड़ रहे हैं, जिसके कारण बीमारी का भी खतरा बढ़ रहा है। वहीं आसपास के दुकानदार और उनके व्यापार भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग और पेयजल निगम की आपसी तालमेल का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो 2 महीने से सड़क की मरम्मत नहीं हुई है। विभागों में तालमेल की कमी की वजह से आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पाइपलाइन के लिए सड़क को खोदी गई थी और उसके बाद इसकी सड़क की मरम्मत नहीं हो पाई, जिसके कारण आम लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी इसका परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से उबड़ खाबड़ सड़कों पर लोगों को ट्रैवल करना पड़ रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दुकानदार और उनके व्यापार को भी इससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग और पेयजल निगम की आपसी तालमेल का खामियाजा अब लोग भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। वाकई बहुत है इस समय यहाँ पर। और खुदान की जहाँ तक बात कर रहे हैं आप, ये मुझे लगता है नवंबर एंड या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में ये रोड खुलनी शुरू हुई थी और फिर कुछ टाइम के लिए काम रुका था, हालांकि मौसम ख़राब की वजह से, लेकिन उसके बाद लगातार काम चल। जनवरी तो पूरा मिला इनको काम करने का, इन्होंने खोदा भी पूरा। लेकिन अब आलम यह है कि बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV27।